मोदी जी जैसे तो कितने आए कितने चले गए साहब, कितने आए कितने चले गए। हिटलर को भी कभी यही गुमान हुआ था मैं ही मैं हूँ, मुसोलिनी को भी यही गुमान हुआ था मैं ही मैं हूँ, कर्नल गद्दाफी को, सद्दाम हुसैन को, सिकंदर को, चंगेज खान को, बड़े बड़े धुरंधर इसी जमीन में दफन हो गए जिनको ये गुमान था कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। कहाँ है वो आज? उनकी कब्र पे कोई रोता नहीं है आज जाके। तो यही मोदी जी का हाल होने वाला है। 2-4 साल रहेंगे चर्चा में और उसके बाद कौन मोदी जी कैसे मोदी जी, खत्म कहानी। सोनम वांगचुक ने कितनी जेन्युइन बात उठाई है, गलत बात तो नहीं उठाई उन्होंने, लेकिन कहीं भी आपने मीडिया में उसका कवरेज देखा? कोई उस बात को नहीं उठा रहा कि वो अपने स्टेटहुड की बहाली के लिए या अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए मार्च निकाल रहे हैं। बात उठनी चाहिए थी उनकी, किसी भी चैनल पे नहीं है, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई कवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। छोटी मोटी कभी कभार कोई एक वो उनके अपने ट्विटर हैंडल से आ जाती है तो आ जाती है, अदरवाइज कोई उसको तवज्जो देने को तैयार नहीं है। से ये धारा 370 हटी है और उसे कट डाउन किया गया है, लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का आपने नाम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना हुआ है। लंबी यात्रा पर निकले हैं कि राजघाट पर आने 2 अक्टूबर को पहुँचेंगे, उनके साथ कई सारे लोग आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है उनके जो अधिकार हैं वो स्टेट की मांग कर रहे हैं और कई सारी चीजें मांग कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार? स्टेटहुड की बात करके तो उन्होंने विभाजन करा था। धारा 370 जो हटाई थी वो यही तो हटाई थी कि अब धारा 370 हटा के वापस स्टेटहुड बहाल करेंगे। आज धारा 370 हटे हुए 5 साल हो गए, 5 अगस्त 2019 को हटी थी, 5 साल हो चुके पूरे, आज तक ये स्टेटहुड उसका बयान नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि हमने 370 हटा दिया, स्टेटहुड का बहाल करने के बाद यहाँ हमारी सरकार बन जाएगी। सरकार का इनका नामो निशान नजर नहीं आता। रही बात लद्दाख की, लद्दाख में लोकल बॉडी के उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, हर जगह कांग्रेस का परचम फहराया गया, बीजेपी का नामो निशान नहीं हुआ। लोकसभा के पिछले चुनाव गए, कश्मीर घाटी को बड़ा जोर शोर से प्रचारित करते हैं। कश्मीर घाटी में 3 लोकसभा कैंडिडेट इनको मिले नहीं अपने उतारने के लिए, आज भी कश्मीर घाटी में वही हालत है। विधानसभा चुनाव में मात्र 19 सीट पे अपने कैंडिडेट उतार पाए हैं, तो वहाँ इनको कोई बढ़त नहीं मिल रही किसी भी किस्म से। तो जब बढ़त नहीं मिल रही तो इन्होंने मामला लटका दिया। इनके तो सारे नेता खुद कहते हैं हमें वोट दोगे तो काम करेंगे, हमें वोट नहीं दोगे तो तुम कौन और मैं कौन, सीधी सी बात है। तो वो ये फार्मूला अपना के चल रहे हैं। कांग्रेस शुरू से बढ़त में दिया, हरियाणा में कांग्रेस की कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर आज रिपीट करता हूँ, कम से कम हरियाणा की 53 सीट है और मैक्सिमम 60 सीट आनी ही आनी है। 53 से 60 के बीच में आंकड़ा रहेगा। बीजेपी 20 भी क्रॉस नहीं करने वाली। अरविंद केजरीवाल का एक और बयान है, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि मोदी जी भगवान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ताकतवर हैं, पैसा बहुत है, लेकिन भगवान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भगवान तो जो है वही है, भगवान हमारे विष्णु जी हैं, भगवान हमारे शंकर जी हैं, उसके बाद तीसरा नंबर ब्रह्मा जी का आता है और 3 जो भगवान है वो हमारी महादेवी हैं, उनके अलावा तो भगवान कोई है ही नहीं। सीधी सी बात है। आदमी कहा जाता है कि चलो जी हमारे कोई व्यक्ति हमारे घर का बीमार हुआ, डॉक्टर ने उसे बचा लिया, तो हम ये कहते हैं भाई वो डॉक्टर तो भगवान का रूप लेके आया, उसने हमारे मरीज को बचा लिया। लेकिन भगवान फिर भी वो नहीं हो सकता। जीवन मरण सब भगवान के हाथ में, तो जो भगवान है वो तो भगवान ही रहेगा। मोदी जी जैसे तो कितने आए कितने चले गए साहब, कितने आए कितने चले गए। हिटलर को भी कभी यही गुमान हुआ था मैं ही मैं हूँ, मुसोलिनी को भी यही गुमान हुआ था मैं ही मैं हूँ, कर्नल गद्दाफी को, सद्दाम हुसैन को, सिकंदर को, चंगेज खान को, बड़े बड़े धुरंधर इसी जमीन में दफन हो गए जिनको ये गुमान था कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। कहाँ है वो आज? उनकी कब्र पे कोई रोता नहीं है आज जाके। तो यही मोदी जी का हाल होने वाला है। 2-4 साल रहेंगे चर्चा में और उसके बाद कौन मोदी जी कैसे मोदी जी, खत्म कहानी। वास्तव में उन्होंने ये बात सही बोली है, भगवान कोई नहीं है। भगवान का दर्जा जो है भगवान के पास ही है, किसी और को हम उसके दर्जे से नवाज नहीं सकते। अभी जैसे केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अभी हमें जेल में डाला गया और कई सारी चीजें ऐसी हुई कि हमें काम नहीं करने दिया, रोड खराब थी, मुआयना किया। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी वास्तव में ऐसा कुछ प्रेशर डाली किसी न किसी तरीके से? पूरी तरह इस मामले में 100% सहमत हूं उनसे। जेल में डाला, मैंने आपसे पहले भी कहा था, राजनीतिक कारणों से जेल मिली थी, राजनीतिक कारणों से बेल मिली है। रही बात काम करने की, काम करवाने का आपका तरीका क्या होता है? कोई भी एक विधायक चुना जाता है या मंत्री है, सांसद है, उसके अंडर में अफसर काम करते हैं। ये विधायिका होती है और नीचे कार्यपालिका होती है। तो हमारे लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसमें विधायिका ऊपर है, कार्यपालिका उसके नीचे है। अगर लोकल एमएलए है तो उसके पास ये अथॉरिटी के अपने अफसरों को निर्देश दे सके, लेकिन जब वो अफसरों को निर्देश देते हैं, अफसर काम करने से मना कर देते हैं, तो उस विधायक की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मंत्री से रिकमेंडेशन करके उसका ट्रांसफर करा दे या उसकी सीआर गलत करवा दे या उसे सस्पेंड करा दे। बी और सी कैटेगरी के जितने भी दिल्ली के अफसर हैं उनको किसी भी मंत्री में, संतरी में और इवन देन मुख्यमंत्री तक में ये ताकत नहीं है कि उनका ट्रांसफर या पोस्टिंग कर सके। डी ग्रेड के जो अधिकार हैं उनके बारे में एक बार को थोड़ी बहुत इनकी चल जाएगी। ए ग्रेड का तो जो है वो केंद्र सरकार से फैसले लिए जाते हैं। 4 ग्रेड के टोटल कार्यपालिका में लोग होते हैं। तो बी और सी ग्रेड की जो अफसर हैं उनकी ना सीआर लिखने का उनके पास अधिकार, ना उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का उनके पास अधिकार, जो कि अध्यादेश लाके पहले आपको पता ही है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के में फैसला दिया था तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके उस फैसले को पलट दिया था। तो जब वो डरेंगे किससे? जब मैं विधायक हूँ, मैं करवा ही कुछ नहीं सकता। अफसर साफ मेरे मुंह पे कह देते हैं जाओ नहीं करता, जो करना कर लो, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैं उसकी सीआर लिख सकता, ना मैं उसकी नेगेटिव रिपोर्ट दर्ज कर सकता, ना मैं उसका ट्रांसफर कर सकता, ना मैं उसकी पोस्टिंग कर सकता। तो वो तो खुल के काम करेंगे। और एलजी साहब को अगर इतनी राजनीति करने का शौक है तो एलजी पद छोड़ो ना, आओ जमीन पे। एलजी साहब के अंडर में कानून व्यवस्था आती है, कानून व्यवस्था के नाम
नाम पे क्या हो रहा है दिल्ली में। हर जगह मोबाइल झपटमारी हो रही है, चेन झपटमारी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं दिल्ली में पूरी में। उस पर उनकी कोई मीटिंग नहीं होगी, जो उनका काम है। तमाम रोड पे यहाँ रोज जाम लगता है। अवैध ई रिक्शा वाले, अवैध थ्री व्हीलर वाले, अवैध फटफट सेवा वाले लगातार चल रहे हैं, हर रोड पे चल रहे हैं, जहाँ पे रोड पे परिचालन भी नहीं है। पटपंज रोड है जन्मा पार में, V3S मॉल के साथ में रोड निकलता है, 24 घंटे ई रिक्शा का बैन है, लेकिन पूरे रोड पे कम से कम 1000 ई रिक्शा रोज चलती हैं। और मैं पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, LG साहब को रोज चेक कर रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, CP साहब को रोज ट्वीट कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो काम उनके करने का है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन नालियों में, नाले पे रोड नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, जो सरकार का काम है उस पर टांग अड़ानी है। अरे भाई, जो तुम्हारा अपना काम है वो तो कर लो, ये तो चुनी हुई सरकार के काम है, चुनी हुई सरकार करेगी, उसे करने दो। अब वो एक तरफ तो विकास की बात करते हैं, लेकिन सड़कें अभी कभी भी कई सारी गड्ढा वाली हैं। कई नहीं है, हजारों है जो हाई एक्सप्रेस में है, जिनको चमकाने के लिए शोरूम में सामने रखा जाता है, सबसे बढ़िया माल रखा जाता है। ये हमारे शोरूम में बढ़िया माल है, और जो माल पीछे गोदाम में सड़ा हुआ माल पड़ा होता है लोगों को वो बेचा जाता है। तो चमकाने के लिए 2-4 एक्सप्रेस वे हैं, उन पर रोज झाड़ू पोंछा करके साफ सफाई करके दिखा दी जाती है, हमारा ये एक्सप्रेस वे बना, हमारा वो एक्सप्रेस वे बना। और उसके बाद जो वास्तव में अंदरूनी सड़कें हैं उनकी हालत क्या खस्ता हुई पड़ी है, भाई साहब बता ही रहे हैं। और जो बात सच्ची है, मेरठ के, मैं बिल्कुल, मैं तो दिल्ली से लगते की बात करता हूँ, गाजियाबाद आप क्रॉस करो, मेरठ का जो पुराना रोड है NH 58 कहा जाता था उसको, उस रोड पे आज आप भी जाके देख लो, आज भी उस पर गड्ढे ही मिलेंगे आपको। अभी तक पिछले 7.5 साल में उस पर कुछ नहीं हुआ काम। पहले तो ये हवाला दिया जाता था रैपिड रेल बन रही है, इसके लिए वो खंबे वगैरह गाड़े जा रहे हैं, इसलिए उसमें गड्ढे हैं। अब तो वो बन गई, निपट गई, चला भी दिया आपने, और उसके बावजूद भी वहाँ पे पूरे सड़कों पे गड्ढे हैं। लेकिन जिसने पैसे देने हैं उनके लिए उसके पैरेलल एक जो है मेरठ एक्सप्रेस वे बना दिया है। गाड़ी से आप जाओगे, 4 व्हीलर से जाओगे, टोल टैक्स चुकाते हुए जाओगे, आने जाने का टोल टैक्स ही 300 रुपये है, 300 रुपये दे दो तो आप खुश हो, नहीं दोगे तो आप वही गड्ढा मुक्त। आपके लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर अब जो टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे देखते हैं? स्कैम है। अभी आपने पीछे वो सुधीर चौधरी, जिसे मैं पहले सुधीर तिवारी कहता था, अब वो थोड़े से लाइन पे आए तो मैं वापस उन्हें सुधीर चौधरी कहना शुरू करूंगा। उन्होंने भी ये स्कैम उठाया था, 2400 करोड़ रुपए में जो ठेका दिया गया था एक्सप्रेस वे का, और 8,500 करोड़ से ऊपर उसमें वसूल कर लिए गए, लेकिन अभी भी उसे टैक्स मुक्त नहीं करा जा रहा, अभी भी टैक्स वसूली जारी है। तो तमाम हाईवेज पे, तमाम एक्सप्रेस वे पे यही हो रहा है। 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 किलोमीटर से पहले मोदी नगर है, अगर एक्सप्रेस वे से हम जाते हैं 40 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर आपने मोदी नगर में नीचे उतरना है भोजपुर पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जबकि NHAI की जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से 60 किलोमीटर पहले से टोल नहीं ले सकते। अक्षरधाम से अगर मोदी नगर की दूरी नापोगे तो 45 किलोमीटर बैठती है, लेकिन आपको टोल देना पड़ेगा अगर आपने मोदी नगर एक्सप्रेस वे से तो जाना है। खुलेआम लूट जा रही है, खुलेआम गुंडागर्दी जा रही है, कर रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने जब गाड़ी खरीदी थी तो 15 साल का जो रोड टैक्स दिया वो किस लिए दिया? फिर हमारा वो रोड टैक्स माफ कर दो, वो रोड टैक्स माफ करो। आप पेट्रोलियम पे जो 30 रुपए का टैक्स ले रहे हो वो माफ करो। पेट्रोलियम पदार्थ जो है पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा सस्ते चल रहे हैं। 112-114 डॉलर का पर बैरल का रेट था, तब भी पेट्रोल 100 रुपये था, और आज 74 डॉलर पे आ चुका है, तब भी वही 100 रुपये रेट चल रहा है। घटा नहीं रहे, जनता को कोई फायदा नहीं दे रहे। आपने एक बार आपने सहन कर लिया ना कि अब आपका ये बैंड बजेगा, तो आप बैंड बजवाने के काबिल हो गए हो, आपका बैंड बजाया जाएगा, 100 रुपये में आपको पेट्रोल बेचा जाएगा, क्योंकि आप विरोध नहीं कर रहे हो। पिछले 3 साल में तेल कंपनियां 3 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं, लेकिन जनता को क्या दिया है आपने? वही 94 रुपये रेट चल रहा है, 97 रुपये रेट चल रहा है, वही चलता रहेगा। विरोध ही नहीं करती जनता, तो उन्हें क्या दिक्कत है? फिर वो क्यों कम करेंगे? क्यों विरोध नहीं कर रही है सर जनता? सर जनता जो है हमारे यहाँ की जो है आलसी हो चुकी है, हमारे यहाँ आदत पड़ गई है। मोदी सरकार का एक मामला बहुत शानदार है, मोदी सरकार जो है धीरे धीरे चूड़ियां चढ़ाती है। कितना विरोध होगा पहले ये देख लो, कितना विरोध होगा पहले ये देख लो। विरोध नहीं हुआ, एक चूड़ी और चढ़ा दो, विरोध नहीं हुआ, एक चूड़ी और चढ़ा दो, और उसके बाद जब वो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है तब जनता है करती है, तब वो कहते हैं भैया अब तो झेलो, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मामला तय हो गया। तो वही हालत हुई पड़ी है, बढ़ा दिए 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये रोज बढ़ाए जा रहे थे, कहीं कोई विरोध नहीं, प्रदर्शन नहीं। जनता कह रही है हाँ जी कोई बात नहीं। भक्तों ने आके बोलना शुरू कर दिया 100 की जगह 500 रुपये भी पेट्रोल हो जाए हम तो भरवा लेंगे। अबे तुम्हारे पे गाड़ी होगी तभी तो भरवाओगे। वो तो रिक्शा वाले आते थे, साइकिल वाले भक्त आते थे, वही मीडिया में चला दिया कि देखो भक्त हमारे ऐसे, जनता हमारी ऐसी, 500 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम भरवा लेंगे। और आज वो साइकिल पे चलने लायक उनकी औकात नहीं है, वो आके बोल के उनकी हाईलाइट करके दिखा दी। बाकी जनता जो मर रही है भाई, जिसे जाना है जरूरी है वो तो जाएगा ही जाएगा, 100 या 110 हो तो भरवाएगा, ये क्या करे, मजबूरी है। मैं अकेला सरकार से तो लड़ नहीं सकता, पेट्रोल पंप पे जाके मैं तो कह नहीं सकता नहीं मुझे 70 में दो पेट्रोल, क्योंकि तो पीछे से सस्ता आ रहा है। वो कहेगा भाई तेरे को चाहिए तो चले, नहीं तो आगे बढ़, सीधी सी बात है। मेरा नाम दिनेश कुमार, गोंडा जिला से। मैं 10 सालों से भाजपा का समर्थन करता हूं और जिताता भी हूं, लेकिन भाजपा ने जो वादा किया था, बड़े बड़े बैनर लगाए थे कि रेलवे स्टेशन बनाएंगे और अच्छी सड़कें बनाएंगे, लेकिन अभी तक देख रहा हूं वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो ये जानना चाहता हूं क्या वजह है जो अभी तक सुधार नहीं
हुआ, अभी तक रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बना, बस इतना ही जानना